Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. Alright, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे थे जिसमें एक एक्सरसाइज मैं आपको करा चुका हूं। अब हम बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ एंड ऑब्वियसली हर बार लेवल थोड़ा सा अप होता जाएगा। चलिए विदाउट डिले लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्टिव वॉइस में है डिड द लायन हंट द डियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इंट्रोगेटिव के बारे में आप में से जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है विच कलर शुड आई टेक, चलो ब्लैक ही ले लेता हूं। एक तो होता है सिंगल इंट्रोगेटिव जो कि स्टार्ट होता है किसी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो अब जैसे ये डिड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे भाई, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब है ना डिड, तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो होगा सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव। और जो भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, इन सब से, तो वो होगा डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब ये तो जनरल बात है, इसको और डिटेल में मैंने पढ़ाया है सेंटेंसेस में, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। जिनको जानना हो वो कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कौन सा वीडियो वो देख लें, उन्हें समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसके पैसिव वॉइस को बनाने की, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जो हमने रूल्स पढ़े वही सारे रूल्स फॉलो करने हैं, बस एक ही डिफरेंस आएगा कि हर बार आप क्या कर रहे थे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख रहे थे। अब आप ये कर लो कि पहले हेल्पिंग वर्ब रख लो फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख लो, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया द डियर, तो द डियर तो यहाँ रखना है, ठीक है। चलो मान लो मैंने लिख भी दिया द डियर, मैंने यहाँ लिख भी दिया, चलिए ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, डिड है तो हमें अच्छी तरह से पता है कि ये है कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पैसिव में क्या जाना चाहिए, पैसिव में ये जब जाएगा तो ये बनेगा क्या, वॉज या वर साथ में V3, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसे हो जाएगा तो हमें यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग करना है। सब्जेक्ट है द डियर, तो यहाँ पर वॉज आना चाहिए। वॉज हम सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। सेंटेंस हम नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ हम इसका वॉइस चेंज करेंगे, ठीक है। तो वॉज द डियर, ठीक है। अब हंट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी हंट होती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, हंटेड हो जाएगी, ईडी लग जाती है। तो वॉज द डियर हंटेड, हंटेड हो जाएगी, ईडी लग जाएगी, हंट, हंटेड, हंटेड। फिर क्या करेंगे, बाय लगा करके सिंपली लिख देंगे द लायन। इजंट इट क्वाइट सिंपल एंड इजी, वॉज द डियर हंटेड बाय द लायन। कितना आसान है। तो ऑल इन ऑल सिर्फ इतना ही करना है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है, क्योंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एक और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना। पैसिव बनाना है, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मान लो हमने यू सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ रखी है। अब हेल्पिंग वर्ब निकालना है, डज लिखा हुआ है, यानी कि ये हो गया क्या, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव में डज के लिए क्या निकलेगा, इज, एम, आर में से कोई एक, साथ में V3। यही तो आपने टेबल में पढ़ा है ना, कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और साथ में V3, ये पैसिव है, ठीक है। तो अब इनमें से कोई एक लेना है, यू के साथ तो ऑब्वियसली हम आर लेंगे, तो हमने आर पहले लिखा क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है। तो आर यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंडरस्टैंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड,
ठीक है। अगर आप स्टैंड को देखेंगे तो स्टैंड की भी सेकंड और थर्ड फॉर्म स्टूड होती है, तो स्टैंड स्टूड स्टूड होता है, तो अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो आर यू अंडरस्टूड, आर यू अंडरस्टूड बाय हिम, खत्म। कितना इजी है ना। पूरा फॉर्मेट वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, ठीक है। फिर देखिए थर्ड एग्जाम्पल, डू यू सपोर्ट द ट्रुथ, ठीक, पैसिव बनाना है। द ट्रुथ हमने यहां पर सब्जेक्ट बना लिया। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्लियरली दिख रहा है कि डू लिखा हुआ है, यानी कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि पैसिव वॉइस में यहां जाना चाहिए इज, एम या आर, साथ में V3, यही होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, द ट्रुथ सिंगुलर है, ऑब्वियसली इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, इज द ट्रुथ, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सपोर्ट की थर्ड फॉर्म सपोर्टेड, तो इज द ट्रुथ सपोर्टेड बाय यू, बाय लिखकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, खत्म। इज द ट्रुथ सपोर्टेड बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं, विल ही सेल हिज कार, ठीक है, पैसिव बनाना है। सबसे पहले अच्छा मॉडल मिल जाए तो बिना टेंशन के उस मॉडल को रख दो, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि अगर आगे आए मतलब मी लिखा होता और उसे सब्जेक्ट बनाते तो यहाँ शेल कर सकते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में शेल का यूज़ जनरली नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो विल का यूज़ ही कर सकते हैं आप, बट अगर आप आई और वी सब्जेक्ट होने पर शेल यूज़ करते हैं तो क्योंकि वो फॉर्मल है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है। तो आपने विल लिखा, विल के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, विल हिज कार, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। अच्छा देखो एक गलती यहाँ हुई, क्या बी नहीं लगाया, क्योंकि अगर बी नहीं लगाएंगे तो पैसिव बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहले बी फिर सोल्ड, ठीक भाई। अगर हमारे एक्टिव में कोई भी मॉडल होगा, विल शेल भी मॉडल होता है, कोई भी मॉडल होगा तो पैसिव में हमें सेम मॉडल प्लस बी प्लस V3 करना होता है ना, क्यों भाई। तो हमने क्या किया, सिंपली विल हिज कार बी सोल्ड बाय हिम, सिंपल एंड इजी, ऐसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इज ही स्कोल्डिंग हर, पैसिव बनाना है। तो सबसे पहला काम होगा ह को सब्जेक्ट बना लेना, तो शी हो जाएगा। अब शी हो गया, ये आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। जब आपको एक्टिव में कंटिन्यूअस मिल जाए तो आप सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में रखते हो, यानी कि इज एम आर में से कोई एक रखते हो आप, ठीक है। अब इज एम आर में से कोई एक आप रखेंगे और साथ में बीइंग लिखेंगे और फिर V3, यही तो होता है ना। तो आपने शी देखा, शी के पहले आपने इज लिख दिया क्योंकि शी के साथ इज आएगा, इज शी, फिर बीइंग लिखेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस बिना बीइंग के पैसिव में नहीं होता, तो इज शी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, स्कोल्ड मतलब डांटना, ठीक है, बाय हिम। तो क्या सेंस हो गया भाई, इज ही स्कोल्डिंग हर, क्या वह उसे डांट रहा है। तो नीचे क्या हो गया, इज शी बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम, क्या वह उसके द्वारा डांटी जा रही है, ये सेंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर डिड दे, सॉरी वेयर दे, वर है, सॉरी देखो उधर रिंग बजने लगी ना तो ध्यान उधर गया तो इधर से हट गया, वर है, ओके। वर दे आस्किंग यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो सिंपल सा सेंटेंस है, वर दे आस्किंग यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आपको पैसिव बनाना है, आपने क्या किया,
हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो अब आप पहले तो ये देखिए आप किसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं, यू को भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यू को बना लेते हैं। यू को मेन ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमने यू लिख दिया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस जब भी मिले तो सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 ये होता है। हमने यहाँ पर यू के साथ क्या लिखा, यू के साथ भी वर है। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि इस सेंटेंस में चाहे हम यू उठाते हैं चाहे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उठाते हैं, दोनों ही के साथ वर आता, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी प्लूरल है ना, यू के साथ भी वर आता है। तो वर यू। अब बीइंग लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसिव में कंटिन्यूअस बिना बीइंग के नहीं बनता। तो वर यू बीइंग, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, वर यू बीइंग आस्क्ड, डिफिकल्ट, वर यू बीइंग आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अच्छा, अगर हम यहाँ बाय देम नहीं भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर क्वेश्चन कर रहा था तो कोई तो कर ही रहा होगा, है ना। तो ये बाय देम नहीं भी लिखें तो भी सही है, और लिख देते हैं तो गलत नहीं है। तो सिंपली हो गया वर यू बीइंग आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस बाय देम, है ना, इजी। अच्छा, इसको छोटा कर लेता हूं मैं, जगह चाहिए ना मुझे। ओके, दूसरा पैसिव, अगर हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बना लिया सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो भी प्लूरल है, उसके साथ भी वर आएगा। तो मैंने लिखा वर डिफिकल्ट क्वेश्चंस बीइंग, बीइंग लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस है, बीइंग आस्क्ड। अब हमें टू यू लिखना पड़ेगा, क्यों, वही वाला केस मैंने बताया, अगर लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं और आप सब्जेक्ट बना रहे हो लिविंग थिंग को, तब तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑब्जेक्ट जो है सीधा लिख सकते हो वर्ब के बाद, है ना, आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट अगर आप नॉन लिविंग थिंग को उठा रहे हो, सब्जेक्ट बना रहे हो और फिर बाद में लिविंग थिंग रख रहे हो, तो टू लगा कर लिखना पड़ता है जनरली, ठीक है। तो वर डिफिकल्ट क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड टू यू। अब बाय देम लिखना है नहीं लिखना है आपकी मर्जी है, नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। ओके, तो ये दो तरह से आपका बन गया। दो तरह से क्यों बना, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स थे। मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 7, हैव आई नॉट टॉट हिम, ठीक है, पैसिव बना रहे हैं हम, हिम को सब्जेक्ट बना लिया, क्या हो गया, ही। अब ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हैव का यूज है, जो कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म है ना, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पैसिव में क्या होता है, सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, साथ में बीन और साथ में V3, यही तो होता है। तो यही करेंगे, बस इतना कर लेंगे कि हैज ही के पहले लिखेंगे, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव करोगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी पड़ेगी, सिंगल या डबल कोई भी हो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे सब्जेक्ट से। तो हो गया हैज ही। अब नॉट भी लगा हुआ है, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद रख दिया जाता है, ठीक है। तो हैज ही नॉट, फिर बीन लगाएंगे। आप ये नहीं कर सकते कि पहले बीन लिख दें फिर नॉट लगाएं, तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आप रख देते हैं इंट्रोगेटिव में। तो हैज ही नॉट बीन, अब V3 आएगा, टॉट यहाँ ऑलरेडी V3 है तो टॉट लिख दीजिए, टीच टॉट टॉट, है ना। तो हैज ही नॉट बीन टॉट, बाय लिख करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय मी, हैज ही नॉट बीन टॉट बाय मी, सिंपल। हिंदी अगर निकालते हैं तो क्या है कि हैव आई नॉट टॉट हिम, क्या मैंने उसे नहीं पढ़ाया है, तो ये कह रहा है, पैसिव कह रहा है हैज ही नॉट बीन टॉट बाय मी, क्या वह मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया गया है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू डू दिस फॉर मी, ठीक है, पैसिव बनाना है। अब मॉडल अगर मिल जाए तो मॉडल पहले ऐसे ही लिख दो, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, कहना है नहीं, यहाँ
आई नहीं आएगा, यहाँ इसको हम लेंगे क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद आ रहा है ना, तो प्रपोजिशन के बाद आ रहा है तो उसको जनरली अवॉइड कर लेते हैं हम। होता बनता उससे भी है, ये नहीं कि बनता नहीं है, बट जनरली हम इनिशियल स्टेज में उसे अवॉइड करते हैं, तो हम इसको लेंगे। तो कैन दिस, फिर क्या करेंगे, बी लगाएंगे, मॉडल है तो पैसिव में बी आना जरूरी है। कैन दिस बी, डू की थर्ड फॉर्म डन फॉर मी, कैन दिस बी डन फॉर मी बाय यू, चाहे लिखें चाहे ना लिखें, यहाँ अंडरस्टूड है, ठीक है, ये भी अंडरस्टूड हो जाएगा क्योंकि जिससे आप कह रहे हैं, मान लो आपने कहा कि क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, और उसी से आप कह रहे हैं क्या मेरे लिए ये किया जा सकता है, यानी आप उसी से करने को कह रहे हैं ना, तो बाय यू लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, पर अगर लिखा तो रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ तक तो देखिए हमने सिंगल इंट्रोगेटिव देखे, अब हम बढ़ रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में भी एक्टिव पैसिव के टर्म में आपको दो तरह के मिलेंगे, ठीक है। ये दो तरह के कैसे हैं समझ लीजिए। एक ऐसा डबल इंट्रोगेटिव होगा जिसका क्वेश्चन वर्ड, सिंगल तो वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। डबल वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। लेकिन डबल में भी एक्टिव पैसिव के टर्म में आपको दो तरह के मिलेंगे। एक वो होगा जिसका क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट नहीं है, इज नॉट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों नहीं है, एक तो ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा होगा जिसमें होंगे, ठीक है। तो जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हैं उसको करने में थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी है, जिसमें ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है उनको आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक सिंगल इंट्रोगेटिव करते आए हैं, ठीक है, कोई खास बदलाव नहीं। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि वो सब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि जब ये क्वेश्चन वर्ड कोई काम नहीं कर रहा है, ना इस पर काम हो रहा है, तब ये ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट है। जैसे व्हेन है तो व्हेन कोई काम तो करता नहीं है, ना इस पर काम होता है, तो ये ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। और ज़्यादा डिटेल में आप अभी आगे देखेंगे। अब देखिए पैसिव बना रहे हैं, तो जब क्वेश्चन वर्ड ना तो सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो, तब आप क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज लिख दीजिए बिना कुछ सोचे। व्हेन ना तो सब्जेक्ट हो सकता है ना ऑब्जेक्ट हो सकता है जनरली किसी सेंटेंस का, तो बिना कुछ सोचे समझे इसको पहले लिख दीजिए। जैसे ही आपने इसको लिख दिया, इसको अपार्ट किया, वैसे ही ये पूरा सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह हो गया। व्हेन यहां से यहां कर दिया मान लीजिए, अब क्या ही बचा, डू से लेकर शॉप तक बचा, तो ये पूरा सिंगल इंट्रोगेटिव नहीं हो गया। डू दे ओपन द शॉप, पूरा सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। तो जो अभी तक आप सिंगल इंट्रोगेटिव के साथ करते आए हैं वही यहां कर लीजिए। द शॉप आपने ले लिया, सब्जेक्ट बना लिया द शॉप। अब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो डू से साफ साफ पता चल रहा है कि भाई कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पैसिव में क्या मिलना चाहिए, पैसिव में मिलना चाहिए हमें, पूरा ही लिख दूं जब यहां तक लिख दिया है, तो पैसिव में मिलना चाहिए हमें इज, एम, आर में से कोई एक लेना है, साथ में V3, ठीक है। द शॉप है तो उसके साथ इज ले लेंगे, सिंपल। तो व्हेन इज द शॉप, अब V3 ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। अब बाय देम लिखें या ना लिखें, क्योंकि दे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी पैसिव का सेंस पूरा हो जाता है, तो बाय देम चाहे लिखें चाहे ना लिखें। तो व्हेन इज द शॉप ओपन्ड, है ना। आपने एक्टिव में कहा कि वे दुकान कब खोलते हैं, तो पैसिव में क्या कहेंगे, ये दुकान कब खोली जाती है, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे ये दुकान उनके द्वारा कब खोली जाती है। तो सेंस कंप्लीट हो जाता है बिना बाय देम लिखे भी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह के और सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करेंगे जिनमें क्वेश्चन वर्ड
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ना हो, वो सारे वैसे ही होंगे जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव आप करते आए हैं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देना है। पूरा का पूरा फॉर्मेट वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाई इज शी नॉट क्लीनिंग द हाउस। अब वाई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो काम करेगा या जिस पर काम होगा, है ना। वाई कोई काम नहीं कर रहा है, काम तो शी कर रही है और काम हो रहा है हाउस पर। तो ये वाई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो पैसिव बनाने के लिए हमने क्या किया, वाई को एज इट इज लिख दिया। अब बचा हुआ सेंटेंस बिल्कुल सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह है, जो अभी तक करते आए हैं वही आगे करेंगे। इज प्लस आईएनजी मिल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब भी कंटिन्यूअस होता है तो पैसिव में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यानी इज एम आर में से ही कोई एक लेंगे, साथ में बीइंग लेते हैं और साथ में V3 लेते हैं। यही करते हैं ना, कुछ और तो नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, वाई है, वाई के बाद हम डिसाइड कर लें हमारा ऑब्जेक्ट है द हाउस, तो द हाउस के साथ इज आएगा, हमने इज लिख दिया, द हाउस को सब्जेक्ट बनाया, वाई इज द हाउस। फिर नॉट भी लगा हुआ है, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है इंट्रोगेटिव में। तो वाई इज द हाउस नॉट, फिर बीइंग, नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। तो वाई इज द हाउस नॉट बीइंग क्लीन्ड, है ना, सिंपल एंड इजी। ओके, तो ऐसे होता है वाई इज द हाउस नॉट बीइंग क्लीन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक और देखते हैं, हाउ हैव दे मैनेज्ड इट। फिर वही बात, हाउ ना तो सब्जेक्ट हो सकता है ना ऑब्जेक्ट हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। पैसिव बनाना है, आपने सिंपली क्या किया, हाउ को एज इट इज लिख दिया। फिर वही पूरा खेल सिंगल इंट्रोगेटिव वाला, हेल्पिंग वर्ब रखना है। मान लो पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही बना लेते हैं, ठीक है, बना लिया। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखना है, तो साफ साफ दिख रहा है हैव प्लस V3 है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। जब भी परफेक्ट मिले तो पैसिव में सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यानी हैज़ या हैव, और साथ में बीन और साथ में V3। ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। हमने क्या किया, हाउ के बाद हैज लिख दिया, हाउ हैज इट, ठीक है। फिर बीन, हाउ हैज इट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैनेज, ऑलरेडी यहां पर थर्ड फॉर्म में है तो मैनेज्ड लिख दिया, हाउ हैज इट बीन मैनेज्ड। फिर बाय देम लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हाउ हैज इट बीन मैनेज्ड, है ना, सिंपल। ऐसे ही बनते हैं। गला थोड़ा ख़राब चल रहा है आजकल, आप लोग ज़रूर अपनी अपनी तरह से दुआ प्रार्थना कर लीजिएगा कि भाई मेरा गला सही हो जाए, है ना। मेरी मधुर सी आवाज़ आजकल बड़ी बेसुरी चल रही है, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पर फोकस करिए और बस दुआ कर लीजिएगा सही हो जाए, ठीक है। एक्टिव वॉइस में देखिए क्या है, वेयर डिड दे हाइड द ट्रेजर। सिंपल सा सेंटेंस है, वेयर डिड दे हाइड द ट्रेजर। तो वेयर भी ऐसा वर्ड नहीं है जो काम करेगा या जिस पर काम होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वेयर भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, द ट्रेजर हमने यहाँ पर लिख दिया। ट्रेजर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। टेंस हम साफ साफ देख पा रहे हैं, डिड प्लस V1, यानी कि ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब पैसिव में हमें क्या मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, साथ में मिलेगा V3, ठीक है ना, सिंपल। क्या करेंगे, द ट्रेजर सिंगुलर है तो वॉज, वेयर वॉज द ट्रेजर हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाइड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म, हाइड, हिड, हिडन, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिडन। तो वेयर वॉज द ट्रेजर हिडन, बाय देम लिखिए या ना लिखिए,
ठीक है, ऑप्शनल है ना, सिंपल एंड इजी। वेयर वॉज द ट्रेजर हिडन, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगी, यहां पे पहले थोड़ा सा ठहरिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जब क्वेश्चन वर्ड ना तो सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो, यानी ना तो वो काम कर रहा हो और ना ही उसके ऊपर काम हो रहा हो, ऐसे में हम क्या कर लेते हैं, सिंपली उसको लिखा, बाकी पूरा फॉर्मेट सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह ही कर दिया, कोई कुछ नया नहीं, कुछ खास नहीं, ठीक है। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव के अंदर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों को गौर से पढ़िए और डिसाइड करिए कि ये 13th वाला सेंटेंस सही है या 14th वाला। तो पहला सेंटेंस है हु गिव्स यू एडवाइस, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है हु डू यू गिव एडवाइस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा सेंटेंस सही है, तो हो सकता है आप में से कोई कहे 13th, कोई कहे 14th, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस और ज़्यादा सही होता, फॉर्मल होता, जब यहाँ पर हु की जगह होम लिखा होता। बट क्योंकि हु इनफॉर्मल लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में यूज़ होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैंने यहाँ हु लिखा कि आप उस कंफ्यूजन को भी एक बार क्लियर कर लें। अब यहाँ एक बड़ा चैलेंज आता है कि सर आपने तो कह दिया दोनों सही है, तो पहले तो दोनों का सेंस समझ लें क्या है। इसका सेंस है हु गिव्स यू एडवाइस, मतलब तुम्हें सलाह कौन देता है, इसका ये सेंस है, तुम्हें सलाह कौन देता है। अब ये क्या है, हु डू यू गिव एडवाइस, इसका मतलब क्या हुआ, तुम किसे सलाह देते हो। तो तुम किसे देते हो, इसके लिए ज़्यादा सही था होम, बट आपको हु लिखा हुआ भी मिल सकता है ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ होम नहीं आ सकता था, यहाँ यही काम कर रहा है, यहाँ हु ही सही होगा, होम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ ज़्यादा सही होम है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, इस पर काम हो रहा है, सलाह तुम दे रहे हो। अब ये तो सेंस की बात हो गई। सेंटेंस देखकर कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है या क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट है, बड़ी बात है ये। तो सेंटेंस के अंदर आप पहले तो वर्ब आइडेंटिफाई कर लो। आपको पता है यहाँ गिव्स वर्ब है, यहाँ गिव वर्ब है, मेन वर्ब आइडेंटिफाई करना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं देखना। तो मेन वर्ब आपने देख लिया। अब मेन वर्ब के पहले आप देखो कि कोई और नाउन या प्रोनाउन है क्वेश्चन वर्ड के अलावा। जैसे यहाँ मेन वर्ब के पहले यू है, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन की जगह नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन वर्ब के पहले अगर कोई और नाउन या प्रोनाउन नहीं है, क्वेश्चन वर्ड ही है, तो वही क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वही काम करेगा। लेकिन अगर मेन वर्ब के ठीक पहले, मेन वर्ब के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन है क्वेश्चन वर्ड के अलावा, कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन है, तो वही आपका सब्जेक्ट है। अब ऐसे में आप देखो कि जो काम हो रहा है वो क्वेश्चन वर्ड पर हो रहा है क्या, तो बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड पर हो रहा है, तो ऐसे में क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। सब्जेक्ट सिर्फ तब होगा क्वेश्चन वर्ड जब मेन वर्ब के ठीक पहले क्वेश्चन वर्ड के अलावा कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन ना हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हु और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आ रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, लेकिन हु क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है इसलिए मेन वर्ब के बाद नहीं लिख सकते, पहले लिखते हैं। तो पहले तो ये पहचान क्लियर है ना। फिर से एक बार बता दे रहा हूं शॉर्ट में कि मेन वर्ब के ठीक पहले कोई और नाउन या प्रोनाउन ना हो तो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है। मेन वर्ब के ठीक पहले कोई और नाउन या प्रोनाउन है तो वही नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है। ऐसे में अगर काम
क्वेश्चन वर्ड पर हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट है। क्लियर, सिंपल सी बात। अब बताते हैं इसके पैसिव। भाई अब इनके पैसिव जब बनाने हैं तो रूल जो है वो सारा का सारा वही है। पैसिव बनाने के लिए सारा का सारा रूल वही है, बस वर्ड्स की पोजीशन पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या रूल है? जब आप इसको बना रहे हैं आप सारा रूल वही पकड़िए। पहला रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। आपने यू को सब्जेक्ट बना दिया। जगह क्यों छोड़ रहा हूं अभी बताऊंगा, वैसे और जगह छोड़नी पड़ेगी। रूल पूरा वही है, आपने यू को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, बन गया सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का खेल वही है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी एस सी एस फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होनी चाहिए? आर होनी चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, हमने आर लिख दिया, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, हमें पता है गिवन, हमने गिवन लिख दिया, आर यू गिवन। फिर बाय लिख करके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यही तो है ना चौथा रूल। पहला रूल हमने कवर किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। दूसरा रूल कवर किया, हेल्पिंग वर्ब लिखा और V3 लिखा। तीसरा रूल, चौथा क्या तीसरे, तीन ही में मैंने समेट दिया था। तीसरा रूल क्या था, बाय लिखो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने चले, whom लिखने चले, तभी हमारे माइंड में आया कि whom तो क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो जैसे ही हम whom लिखने चले, माइंड में क्या बात आई कि whom क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के लास्ट में कभी नहीं आ सकता, इसलिए उसको क्या करना होगा, सेंटेंस के बिगिनिंग में रखना होगा और क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो ये तो देखिए ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल वे है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं और ऐसा भी सही है, गलत नहीं है, कि इस बाय को भी पहले रख देते हैं, है ना, लेकिन फिर बी कैपिटल हो जाएगा। बट इस बाय को आप यहाँ ना रख के अगर यहाँ रखते हैं तो ये ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय whom आर यू, अच्छा एडवाइस देखो मैंने लिखा ही नहीं, तो गिवन के बाद एडवाइस आ जाएगा, ठीक है। तो बाय whom आर यू गिवन एडवाइस, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक, और ऐसे भी बना सकते हैं whom आर यू गिवन एडवाइस बाय। तो बाय लास्ट में आएगा तो वो ज़्यादा फॉर्मल वे है, ठीक है। तो रूल सारा वही फॉलो किया है, बस वर्ड्स की जगह बदली। और रीज़न ये था कि हमारा अब जो ऑब्जेक्ट हो रहा था वो एक क्वेश्चन वर्ड था और इसलिए हमें ये करना पड़ा कि क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना पड़ा, ठीक है। अब इसका पैसिव देखते हैं। Who do you give advice, ठीक। हमने यहाँ सब कुछ पहले से निकाल रखा है, यू हमारा सब्जेक्ट है, हु हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसे करना और भी आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हु की जगह होम भी हो सकता है, मैंने बताया है ना, तो चाहे हु हो चाहे होम हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको करना और आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला काम ही होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और ये क्वेश्चन वर्ड ही है। तो जब क्वेश्चन वर्ड ही है, वैसे भी क्वेश्चन वर्ड भी शुरू में आता है और हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको भी शुरू में रखना होता है। तो ये हु बन जाएगा, पहले सब्जेक्ट बनाना, होम नहीं लिख सकते, याद रखना, क्योंकि ये सब्जेक्ट बनाना पहले और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सिर्फ हु होता है। तो ये और आसान क्यों हो गया, पहला काम ही है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और ये तो क्वेश्चन वर्ड भी है, तो दोनों तरह से ये शुरू में ही रहेगा, तो शुरू में रख दिया हु। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, हु के अकॉर्डिंग आएगी, तो इज एम आर में से कोई एक लेना है क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हु के अकॉर्डिंग इज ले लिया, हु इज, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म
गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, हु इज गिवन। एडवाइस अनदर ऑब्जेक्ट है, वैसे ही लिख दिया, हु इज गिवन एडवाइस। बाय लिखकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, यू, हु इज गिवन एडवाइस बाय यू। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस आ गया बनाने में, जबकि रूल हमने सेम फॉलो किया है, सिर्फ वर्ड्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है। और उसका रीजन क्या था कि क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के पहले ही आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, हमेशा शुरू में आएगा, स्टार्टिंग में। क्वेश्चन वर्ड कभी भी बीच में या लास्ट में नहीं आएगा, ठीक है। और इसी रीजन से जब ये ऑब्जेक्ट था तो हमें लास्ट में ना लिख करके पहले लिखना पड़ा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो सेंटेंस है हु गिव्स यू एडवाइस, पैसिव बना whom आर यू गिवन एडवाइस बाय, या बाय whom आर यू गिवन एडवाइस। और सेंटेंस है हु डू यू गिव एडवाइस, तो पैसिव क्या बना, हु इज गिवन एडवाइस बाय यू, है ना, सिंपल, ऐसे होता है। इसी तरह के और सेंटेंसेस ले लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार हु whom ही मिले, आपको व्हाट भी मिल सकता है, विच प्लस नाउन भी मिल सकता है। तो क्या करेंगे, अब हमें मिला है व्हाट, कंडीशन सेम है, पैसिव बनाना है हमें, और कंडीशन सेम है। क्या सेम कंडीशन है भाई, कि हमें पहले सब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। हम साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ मेन वर्ब है ट्रबलिंग, ठीक है। अब मेन वर्ब के ठीक पहले कोई और नाउन या प्रोनाउन तो यहाँ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये क्वेश्चन वर्ड ही दिख रहा है ना। मेन वर्ब के पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो गया। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नीचे आए तो व्हाट इज ट्रबलिंग हिम में व्हाट सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। नीचे आए व्हाट इज ही ट्राइंग, क्या हुआ अब यहाँ मेन वर्ब है ट्राइंग, है ना, ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के ठीक पहले हमें एक प्रोनाउन मिल गया यहाँ पर, है ना। तो जब भी मेन वर्ब के पहले नाउन या प्रोनाउन मिले तो वही नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। और ऐसे में हमें देख लेना चाहिए कि वो जो काम है वो क्वेश्चन वर्ड पर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ट्राई व्हाट को किया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, यहाँ व्हाट सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि इसके और मेन वर्ब के बीच में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। यहाँ व्हाट ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि इसके और मेन वर्ब के बीच में ये प्रोनाउन है, यही सब्जेक्ट होगा। क्लियर। अब पैसिव बना रहे हैं, क्या किया, सबसे पहले हमने फिर वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, मान लीजिए हिम को बना दिया ही। हेल्पिंग वर्ब रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस साफ साफ दिख रहा है, इज एम आर आएगा, बीइंग आएगा, V3 आएगा, है ना। तो ही के साथ इज आएगा, हमने इज ले लिया, इज ही। अब बीइंग लगाना है, दूसरा तीसरा वर्ड जो भी होता है ना वो सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं मेन वर्ब के साथ जोड़कर। तो इज ही बीइंग ट्रबल की थर्ड फॉर्म ट्रबल्ड, ट्रबल्ड, ठीक है। बाय लिखा और जैसे ही यहाँ व्हाट लिखा माइंड ने कहा क्या कर रहे हो, व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड है, ये तो शुरू में आएगा, तो क्या बन गया, व्हाट इज ही बीइंग ट्रबल्ड बाय। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, बाय व्हाट इज ही बीइंग ट्रबल्ड, है ना। लेकिन जब नीचे वाला बनाने आए तो क्या मिला, तो व्हाट ऑब्जेक्ट है, पहला काम ही होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, बना दिया व्हाट को सब्जेक्ट। अब व्हाट सब्जेक्ट बन गया, यही क्वेश्चन वर्ड है, तो हमें वर्ड के अरेंजमेंट, वर्ड की जो प्लेस है उसके लिए टेंशन लेना ही नहीं है। हमने व्हाट लिखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे, व्हाट इज, ठीक है। व्हाट इज के बाद क्या करना है, बीइंग लिखना ज़रूरी है, अगर बीइंग नहीं लिखेंगे तो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। तो व्हाट इज बीइंग ट्राइड बाय लिखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया,
तो क्या हो गया, व्हाट इज बीइंग ट्राइड बाय हिम, है ना, सिंपल एंड इजी, ऐसे होता है। तो व्हाट इज ही ट्राइंग, व्हाट इज बीइंग ट्राइड बाय हिम, व्हाट इज ट्रबलिंग हिम, व्हाट इज ही बीइंग ट्रबल्ड बाय। ठीक है, सारा खेल यही है कि मेन वर्ब के पहले कोई और नाउन प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और ऐसे में अगर क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट है तो मामला बिल्कुल सिंपल प्लेन। लेकिन अगर मेन वर्ब और क्वेश्चन वर्ड के बीच में कुछ नहीं है तो वही क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है, और ऐसे में उसकी प्लेस जब वो ऑब्जेक्ट हो तो भी सेंटेंस के शुरू में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का देखिए एक और सेंटेंस हमने ले लिया यहाँ पर, हु कैन स्टॉप हिम। ठीक है, और कोई तो नहीं था छूटा, ठीक है। सेंटेंस है हु कैन स्टॉप हिम, और नेक्स्ट है whom कैन यू स्टॉप। ठीक है, पैसिव बनाना है, क्या करेंगे भाई, हु कैन स्टॉप हिम में वही सेम खेल है, क्या कि स्टॉप इज द मेन वर्ब एंड स्टॉप से पहले ये तो हेल्पिंग वर्ब है, कोई और नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इट मीन्स हु इज द सब्जेक्ट है। हु यहाँ पर क्या है भाई, सब्जेक्ट है। अब जब हु सब्जेक्ट है, राइट, तो क्या होगा, हमको ऑब्जेक्ट भी ढूंढना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है। वही खेल स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हिम को ही कर दिया। हेल्पिंग वर्ब लिखना है क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है तो सिंपली लिख दिया वही कैन ही। स्टॉप की थर्ड फॉर्म, लेकिन पहले बी आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी अगर यूज होता है तो पैसिव में बी लगाना जरूरी है, बी लगाया, फिर स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड लिखा। ठीक है, कैन ही बी स्टॉप्ड। बाय लिखकर जैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने चले, होम लिखा, वैसे ही माइंड ने कहा कि नहीं भाई ये तो गलती कर रहे हो, क्वेश्चन वर्ड तो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो क्या बना, होम कैन ही बी स्टॉप्ड बाय, या बाय होम कैन ही बी स्टॉप्ड। ठीक है, बट जब ये वाला करने चले तो क्या होगा, अब यहां पर क्या है कि स्टॉप मेन वर्ब है, इसके पहले यू आ गया तो ये हो गया सब्जेक्ट, और काम किस पर हो रहा है, होम पर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला काम ही है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो हमने होम को सब्जेक्ट बनाया, बन गया हु। क्या बन गया भाई, हु बन गया। अब हु के बाद हमने क्या किया, मॉडल ऑक्सिलरी है, कुछ सोचना ही नहीं है, एज इट इज लिख दो। सी थोड़ा सा ई लगने लगा था इसलिए रेस किया, तो हु कैन, फिर बी लगाना है, हु कैन बी, स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, हु कैन बी स्टॉप्ड, फिर बाय लिख करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो हु कैन बी स्टॉप्ड बाय यू, whom कैन यू स्टॉप, हु कैन बी स्टॉप्ड बाय यू। है ना, सिंपल एंड इजी, कितना आसान है। तो दिस इज हाउ वी डू इट, राइट। और इसी तरह के सेंटेंसेस आप खूब सारे जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी आपकी फ्लुएंसी आती है, क्योंकि बार बार कंफ्यूज होंगे, बार बार भूलेंगे, और ऐसा होता है। हम लोग खुद जब सीख रहे थे तो भूलते रहते थे, फिर बार बार पढ़ते थे, रिवाइज करते थे, आ जाता था, है ना। तो कोई भी चीज़ देखिए, अगर आपने एक बार किया और उसे ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया तो आप उसे भूल जाएंगे, राइट। और ये तो लैंग्वेज है, ये तो है ही यूज़ की चीज़, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो बेकार है, फिर निकल जाएगी मेमोरी से, राइट। तो खूब सारे सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करेंगे, और मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, आप उसमें ऐड हो जाइएगा। तो टेलीग्राम पर ही मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स भेजूँगा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस शीट्स आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो डाउनलोड करके स्क्रीन पर ही देख लीजिएगा, चाहे उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उसको
घर पर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।